दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्थिक संघवाद पर बात करने जा रहे हैं। हाल ही में इस पे आरबीआई की एक रिपोर्ट आई हुई है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया हुआ है आर्थिक संघवाद। हालांकि आर्थिक संघवाद जैसी कोई अलग से बात नहीं होती है, लेकिन जानबूझ करके मैंने इसकी चर्चा की है। फेडरल सिस्टम क्या है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका प्री हो चाहे मेंस हो। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे तो अक्सर आपको संघवाद पर कोई ना कोई प्रश्न किसी न किसी रूप में वहाँ दिखाई दे जाता है। आप जानते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वह फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र है और फिर राज्य है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि केंद्र प्रोमिनेंट है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी व्यवस्था संविधान के माध्यम से ऐसी की गई है कि राज्यों की भी स्वायत्तता बनी रहे। और संविधान में इस तरह की व्यवस्थाएं क्या क्या हैं इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे और आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक आपको समझ में आने वाला नहीं है। कृपया जा कर के आप उसे एक बार पढ़ लें। तो हम इस पे बात करते हैं आर्थिक संघवाद की। दोस्तों पहली बार आरबीआई ने एक ऐसी रिपोर्ट दी है जिसमें उसने केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसे सहकारी संघवाद के विरुद्ध बताया है। आपको मालूम है कि केंद्र प्रायोजित बहुत सी योजनाएं हैं, वे राज्यों में चलती हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना है, मिड डे मील है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, न जाने कितनी सारी योजनाएं, शहरों के विकास के लिए योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, ढेर सारी योजनाएं हैं। हमें सुनने पर ये लगता है कि इसके लिए धन जो है वो केंद्र सरकार दे रही है, और सच ये है कि केंद्र सरकार धन देती भी है, लेकिन केंद्र सरकार पूरा धन नहीं देती है। उसमें राज्य सरकारों को भी अपनी हिस्सेदारी शामिल करनी होती है। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार 60% दे रही है तो राज्य सरकारों को 40% देना पड़ता है। तो आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा है वो ये कि इससे हो ये रहा है कि राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए धन जुटा सके। लेकिन वो धन इसलिए जुटाने की कोशिश करते हैं कि नहीं तो उन्हें केंद्र सरकार की योजना के तहत जो धन मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। तो उनके ऊपर एक तरीके से नैतिक दबाव होता है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं लागू कर रही हैं, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं, उसे वे स्वीकार करें। और जब वे उसे स्वीकार करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, उसके लिए उन्हें धन देना पड़ता है एक, और चूंकि उन्हें वहाँ धन देना पड़ता है इसलिए वे अपनी ज़रूरत के अनुसार योजनाएं नहीं बना पाते हैं। या उसे दूसरे रूप में यह कह लीजिए कि अपनी ज़रूरत के अनुसार योजनाएं बनाने की उनकी जो स्वतंत्रता है वह प्रभावित हो रही है। तो अब राज्य क्या करते हैं, राज्य उसके लिए फिर ऋण लेते हैं। यहाँ मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि राज्यों के द्वारा स्वयं की आवश्यकताओं को अनुरूप योजना बनाने की जो स्वतंत्रता है वह प्रभावित हो रही है। आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सन 2016 में बाकायदे केंद्र ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के एक समूह की अनुशंसा को स्वीकार किया था, और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के समूह ने ये केंद्र से ये कहा था कि केंद्र अपनी योजनाओं को 28 तक सीमित रखेगी, उनकी संख्या 28 तक हो, और केंद्र ने इसे स्वीकार भी किया था। ये बात है 2016 की। यदि हम 2024 की बात करें तो 8 साल के बाद इनकी संख्या बढ़ करके 75 हो चुकी है। 28 पर सहमति बनी थी और संख्या हो चुकी है 75। देख रहे हैं आप। अब होता यह है कि फिर राज्यों को कर्ज लेना पड़ता है, और जो इस तरह के कर्ज जो होते हैं वो ब्याज मुक्त होते हैं। अब कर्ज के बारे में आंकड़ा देखिए, 2020-21 में राज्यों को जो कर्ज दिया गया था वह 11,000 करोड़,
मात्र 11,000 करोड़ रुपए। ये 2021 की बात है। सन 2024 में यह बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए हो गया। आप सोच करके देखिए, 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग हो गया है। और 2025 में इसके लिए 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, राज्य अपना कर्ज ले लेंगे, ठीक है, उन्हें ब्याज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ऋण तो ऋण है। तो इसकी वजह से जो आर्थिक संघवाद है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा है। राज्य कर्जों से कराहने लगे हैं, और फिर राज्य भी आप देखिए कि सब्सिडी दे रहे हैं और दुनिया भर के चुनाव के समय में घोषणाएं करते हैं, फ्री की चीज़ें दी जा रही हैं। उसकी वजह से ये बोझ और बढ़ता चला जा रहा है, और राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है वो दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे लेकर के बहुत चिंतित है। दोस्तों, चूँकि संघवाद अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपके सामने जो अभी जो बातें रखी हैं, इन बातों को आप उस टॉपिक में शामिल करके इसे अपडेट कर लें। प्लीज़ इसे आप इग्नोर ना करें। दोस्तों, इस विषय पर आज बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।